हे गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राव फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में 180 डिवाइडेड बाय 180 हमको लेकर आना है। 180 में से 180 ही लेकर आना है, लेकिन शर्त यही है यदि आप फिजिक्स को बिल्कुल फाइन और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझोगे ना, तो 101% गारंटी है कि आपके मार्क्स 180 आएंगे। बस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करते रहना। तो ये पहली क्लास है, इसको बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि अगर आपकी थ्योरी भी क्लियर नहीं हुई ना, तो बिल्कुल थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी और आपसे न्यूमेरिकल भी बनेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, अभी पेशेंस के साथ पूरी क्लास को देखना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि लेटेस्ट जो भी अपडेट आएगा, क्लास से रिलेटिव आएगा या जो भी एनटीए का नोटिफिकेशन आएगा, वो आपको टाइम मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास बात करेंगे। टारगेट है हमारा एमबीबीएस का है, 2022 का ये टारगेट लेकर चल रहा है। नीट की तैयारी कराना मैंने आपको स्टार्ट कर दी है। फिजिक्स से बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि उनको फिजिक्स समझ में नहीं आती। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स बिल्कुल समझ में आएगी। बस आपको ध्यान से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्लास में मैं आपको जितना सिखाऊंगा ना, अगर आप उतना कर लेते हैं ना, तो आपका काम बन जाएगा। बस आपको देखते रहना है, बस ठीक है ना। फिजिक्स की बात करेंगे, 180/180 हम लेकर आना है हमको। हमारी जो क्लास है ये क्लास फर्स्ट है, इसके बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, इस तरह से क्लासेस हमारी चलेंगी रेगुलर, ठीक है ना। और चैप्टर फर्स्ट हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट। ये सबसे ज़्यादा कॉमन और आसान चैप्टर माना जाता है। इसमें मार्क्स हासिल करना बहुत ही आसान होता है और चुटकियों का खेल होता है, बट इतना भी आसान नहीं होता। अगर आप पढ़ोगे नहीं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है और मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप बातें नहीं करेंगे ज़्यादा, क्लास को स्टार्ट करेंगे। मन से आपको पढ़ना है, कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और ध्यानपूर्वक पढ़िए एक एक चीज़ को। बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेजरमेंट, फिजिक्स ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिक्स की दुनिया में हम हर एक चीज को मेजर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं भैया? मेजर करना चाहते हैं। एक कार चल रही है तो उसके पास क्या है? वेलोसिटी है। तो कितनी वेलोसिटी है, हम उसको नापना चाहते हैं। एक आदमी की हाइट है, कम है, ज्यादा है, हम उसको नापना चाहते हैं। हम मार्केट से कुछ लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि इसका मास कितना है, हम मास को नापना चाहते हैं। हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, हमको लेट हो रहा है या जल्दी हम पहुंच रहे हैं, तो हम टाइम भी एक क्वांटिटी, इसको हम नापना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। तो डे टू डे लाइफ में हम चारों तरफ घिरे हुए हैं। किस चीज से घिरे हुए हैं? तो आंसर है, जिस चीज से भी घिरे हुए हैं ना, उसी को हमने स्टडी करना है। फिजिक्स में उसी को हमने क्या करना है? स्टडी करना है। और उसको हमने एक नाम दिया है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिक्स में हम जिन चीजों को स्टडी करेंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। तो जिन क्वांटिटीज का मेजरमेंट हम कर सकते हैं, उन सबको क्या कहना है? फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ को हम नाप सकते हैं, फीते से नाप सकते हैं, मीटर से नाप सकते हैं। आपने मीटर स्केल देखा होगा, आपके बैग में पड़ा रहता है, उससे आप नाप सकते हैं। तो आप लेंथ को नाप सकते हैं, तो लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मास को आप तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, तो मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। टाइम को आप बता सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर, कितनी गर्मी है या कितनी सर्दी है, थर्मामीटर से आप पता लगा सकते हैं, तो इसको भी नापा जा सकता है। तो इसका मतलब इसका मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये भी कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। एक ऑब्जेक्ट को हमने चलाया, मैंने कहा चल, इससे मैंने बोला चल, तो चलेगा क्या? तो चलाने के लिए हमको कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? यस, उसको ढकेलना पड़ेगा। तो ये वाला जो काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं फोर्स लगाना। कितना फोर्स लगाया? ऑब्जेक्ट छोटा है, बड़ा है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, उसका मास क्या है। तो अगर मास ज्यादा होगा तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मास कम होगा तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन हम फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना लगा रहे हैं उसको हम नापना भी तो चाहते हैं ना। यस, तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी हो गई? यस, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो इस तरह से आप ढूंढोगे ना अपने चारों तरफ, तो आपको बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज मिल जाएंगी जिनका आप क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। और फिजिक्स में जिन चीजों का आप मेजरमेंट कर पाएंगे, उन्हीं को क्या कहना है? फिजिकल क्वांटिटीज कहना है। समझ में आ गई बात? अच्छा लगा। चलिए अब बात करते हैं। अब हमने क्या किया, इन फिजिकल क्वांटिटीज को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। ध्यान समझना भाई, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए, एक्चुअली में जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, अगर आप ऐसे एग्जांपल लेते जाएंगे ना, तो आपको ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज मिल जाएंगी। और हर किसी को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए। तो ऐसे तो मेरे को 100 क्वांटिटी मिल गई, तो 100 मीटर मेरे को बनाने पड़ेंगे उनको नापने के लिए।
तो फिर ये सोचा गया कि भाई इस दुनिया में कुछ ऐसी क्वांटिटी मिल जाए, केवल इनको नापना अगर हमने सीख लिया तो दुनिया की हर एक क्वांटिटी को हमने नापना सीख लिया। तो वैसे ही मैं आपको बताने वाला हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। उसमें से एक कैटेगरी जो आती है जिसको हम बोलते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं भाई? बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। और दूसरी वाली जो होती है ना, जो बेसिक पर डिपेंड करती हैं, बिना बेसिक के उनका कुछ हो ही नहीं सकता। अभी बताऊंगा उनको क्या कहेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहना है? जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती है? दो तरह की, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब बेसिक का ही एक और नाम रखा हुआ है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब दोनों में एक चीज समझिए, बेसिक का मतलब जो अपने आप में मूल हो, अनमोल हो, उसको क्या कहेंगे? बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज। और डिराइव नाम से स्पष्ट है, जिनको डिराइव किया गया हो, जिनको बनाया गया हो, वो वाली क्वांटिटी जो दूसरों पर डिपेंड करती हो। तो बेसिक का मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएंगी आपकी? इंडिपेंडेंट। कैसी क्वांटिटी हो जाएंगी जी? इंडिपेंडेंट। और ये कैसी क्वांटिटी हो जाएंगी? डिपेंडेंट। तो जो क्वांटिटीज किसी पर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसको क्या कहेंगे? बेसिक या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। और जो क्वांटिटी दूसरों पर डिपेंड करेंगी, मतलब उनको ड्राइव करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज की हेल्प हमको चाहिए, तो वो कौन सी क्वांटिटी कहलाएंगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज या हाँ ड्राइव कह देंगे उनको, ठीक है। और जो क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। चलिए अब हमने क्या किया, जो आपकी बेसिक क्वांटिटीज हैं उनको ढूंढना स्टार्ट किया। तो हमने देखा कि नेचर में हमको 7 तरह की, कितने तरह की? 7 टाइप्स की बेसिक क्वांटिटीज मिलती हैं। बस उन्हीं को आपको याद करना है और आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया। तो समझ लीजिए पहले 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी है। नंबर वन हमने लिया है लेंथ। लेंथ हमारी क्या होती है? बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, राइट। दूसरी होती है हमारी, आपने पढ़ा भी होगा 11th में, दूसरी होती है हमारी मास। मास क्या होती है? बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। थर्ड होता है हमारा टाइम। फोर्थ होता है हमारा, आपको पता होगा, टेम्परेचर। फिफ्थ होता है हमारा करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ कौन सी होती है हमारी? लुमिनस इंटेंसिटी। और 7 कौन सी होती है हमारी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है भाई, घबराना मत, बिल्कुल सबके बारे में बताऊंगा। तो याद करिए, फर्स्ट होती है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये आपकी 7 टाइप्स की क्या होती हैं? बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। अब बात कर लेते हैं ड्राइव। ड्राइव क्वांटिटी किसको कहेंगे? जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, किसी भी चीज़ का फॉर्मूला ले लीजिए, एरिया ले लिया हमने। क्या ले लिया? एरिया। अब एरिया को हमको बनाना है, तो एरिया को बनाने के लिए हमको लेंथ भी चाहिए और ब्रेथ भी चाहिए। लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए। तो एरिया को लिखने के लिए आपको लेंथ का भी यूज करना पड़ रहा है और ब्रेथ का भी यूज करना पड़ रहा है। बेसिकली ब्रेथ क्या होती है? एक तरह से लेंथ ही होती है। और लेंथ हमारी कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसलिए एरिया कौन सी क्वांटिटी होगी? डिराइव, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करती है? लेंथ पर, राइट। इसी तरह से फिर से देखिए, हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम में लेंथ भी आता है, ब्रेथ भी आती है, हाइट भी आती है, यानी कि ये दोनों भी लेंथ ही है। तो वॉल्यूम को बनाने के लिए कितनी बार लेंथ आई? 3 बार। एरिया को बनाने के लिए कितनी बार लेंथ आई? 2 बार। यानी कि अगर आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है इस दुनिया में, इस नेचर में, तो आपको 3 बार लेंथ का सहारा लेना पड़ेगा, तब आप वॉल्यूम बना पाओगे। ऐसे भी लेंथ चाहिए, ऐसे भी चाहिए और ऐसे भी चाहिए, तब ये जो डब्बा बनेगा, इसके पास क्या बनेगा? वॉल्यूम। क्या बनेगा? वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम बनाने के लिए क्या चाहिए? लेंथ। और लेंथ कौन सी क्वांटिटी है? बेसिक क्वांटिटी है। और वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी है? ड्राइव, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है? लेंथ। बस बात समझ में आ गई। तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज होंगी उनको क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब बढ़ते हैं। चलिए, अभी मैंने आपको बताया क्वांटिटीज के बारे में। किसके बारे में बताया भाई? क्वांटिटीज। क्वांटिटीज कितनी तरह की होती है? 2 तरह की होती है फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल और डिराइव्ड। अब मैं बात करूंगा
क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, देखिए जरा समझिए इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपको किसी चीज का मेजरमेंट करना है, क्या करना है भैया, मेजरमेंट करना है। ये मैंने आपको 2 पॉइंट दिए, एक पॉइंट ये दिया और एक पॉइंट ये दिया। इन 2 पॉइंट के बीच की आपको क्या मेजर करनी है, लेंथ मेजर करनी है। तो ये आपने इनको मिलाया और आप ए और बी की लेंथ बताना चाहते हैं। तो किसी भी चीज का मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, यस एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। एक इंस्ट्रूमेंट की आप हेल्प लेंगे। वो इंस्ट्रूमेंट कौन है, अभी बताऊंगा आपको वो इंस्ट्रूमेंट कौन है। उस इंस्ट्रूमेंट की बेसिस पर आप इसको कंपेयर करेंगे, इसकी लेंथ को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास एक टाइप की क्वांटिटी है लेंथ, और इसकी लेंथ नापने के लिए इसी जैसी हमने एक और क्वांटिटी ली जिसको हमने एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया। क्या दे दिया, स्टैंडर्ड दे दिया। और उस स्टैंडर्ड से हमने इसको क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया और बता दिया कि इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसी टाइप की स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपैरिजन करना, क्या करना, कंपैरिजन करना, दैट इज मेजरमेंट, दैट इज मेजरमेंट। अब वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको हमने नाम दिया यूनिट। क्या नाम दिया भाई, यूनिट, राइट, ओके। तो हमने इसकी लेंथ नापी, उसके लिए स्केल से इसको कंपेयर किया और हमने बताया कितना आया, 5 सेंटीमीटर। क्या आया, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको 2 चीजें मिल रही हैं। 5 जो है ना, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये भाई सेंटीमीटर जो लिखा है ना, ये क्या है आपका, यूनिट। अब आप समझिए, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ये बताती है कि आपने जब इसकी लेंथ नापी तो उसमें ये जो चीज है कितनी बार आई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहां कितना लिखा है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब सेंटीमीटर जो है ना, वो उसमें कितनी बार आया, 5 बार आया। कितनी बार आया, 5 बार, राइट। ये कौन बताता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताती है। सेंटीमीटर का क्या मतलब है, सेंटीमीटर का मतलब है भैया कि आपने जो इसकी लंबाई को नापा है, आपने जो इसकी लंबाई को नापा है, उसको जिस चीज में नापा है उसको बोलते हैं यूनिट। आपने काय में नापा है, सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप नापते तो मीटर लिखते, अगर आप नापते किलोमीटर तो किलोमीटर लिखते। तो जिस चीज में नापा जाता है उसका क्या लिखा जाता है यहां पर, यूनिट। तो यूनिट उस चीज के बारे में बताता है। दूसरा, अगर मैं इसकी लंबाई को नाप रहा हूं, इसकी लेंथ को नाप रहा हूं और मैं जहां लिखता हूं 5 kg, तो kg क्या बताता है, मास। kg क्या बताता है, मास। और सेंटीमीटर क्या बताता है, यस उसकी लेंथ। तो एक तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि यूनिट से हमको पता चलता है कि हमने बेसिकली उस क्वांटिटी की लेंथ नापी है या फिर मास नापा है, राइट। बात समझ में आ गई। तो किसी भी क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करने के लिए हमको कौन सी 2 चीजें चाहिए, नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और नंबर 2 उसका यूनिट चाहिए। अब आप मार्केट में जाते हो और आप सामने वाले बंदे से कहते हो, सर मेरे को 1 दे दो, 1 मिलाकर दे देगा, ले 1। अरे भाई 1 बोलने से क्या होता है, एक तो नंबर है, एक तो नंबर है भैया। अब आप मिल्क लेने गए तो उसको आपको क्या बोलना पड़ेगा, भैया हमको 1 लीटर मिल्क दे दो, 1 लीटर मिल्क दे दो, 1 किलो आटा दे दो, 2 किलो आटा दे दो, 1 किलो सब्जी दे दो, 5 किलो सब्जी दे दो। तो न्यूमेरिकल वैल्यू, साथ में आपने किसका यूज किया, यूनिट का। तब जाके आप जो बोलना चाहते थे उसको वो बात समझ में आई, जो आप बोलना चाहते थे उसको वो बात समझ में आई। तो किसी भी क्वांटिटी को बताने के लिए कितनी 2 चीजें बतानी है, यस। नंबर 1 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है और नंबर 2 उसका यूनिट बताना है। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताएगा कि आपने उस क्वांटिटी में कितनी बार उस यूनिट को यूज किया। यूनिट आपको ये बताएगा कि ये क्वांटिटी किस चीज में मेजर की गई। बात समझ में आ गई। चलिए, तो क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या बना, क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या बना, तो आंसर है क्वांटिटी का फॉर्मूला बना न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट। तो याद रखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट, ये इसको कहते हैं क्वांटिटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमको क्वांटिटी बताना है तो हमको क्या बताना पड़ेगा, जैसे मुझे बताना है फोर्स के बारे में। मैंने एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो मैंने बोला 5, काम नहीं चलेगा, बात समझ में नहीं आएगी। या मैंने बोला उसका यूनिट न्यूटन, तब भी बात समझ में नहीं आएगी। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 5 न्यूटन। अब उसको बात समझ में आ जाएगी, हाँ, कि मैंने इस ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन फोर्स लगाया।
ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स लगाया। तो दोनों चीजें चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और उसका यूनिट भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब मैं आपको इसी से रिलेटिव एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ध्यान से देखना भाई। जितना आप फाइन पढ़ेंगे, जितना आप ध्यान से पढ़ेंगे, उतनी अच्छी सफलता आपको मिलेगी, उतने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो पूरा डीप में पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखते रहना भाई। चलिए अब देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपको। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। अच्छा अब इसमें देखिए मीटर और इसमें देखिए सेंटीमीटर। हमने इतना बड़ा लेंथ का एक पीस लिया, हमने इतना बड़ा लेंथ का एक पीस लिया। एक बार आपको मौका दिया कि आप सेंटीमीटर में नापिए, एक बार आपको मौका दिया मीटर में नापिए, लेकिन नापिए इतने बड़े टुकड़े को। तो जब आप मीटर में नापते हैं तो आप कुछ बताते हैं, इसकी वैल्यू इतनी। जब आप सेंटीमीटर में नापते हैं तब भी आप कुछ बताते हैं, इसकी वैल्यू इतनी। क्या वो टुकड़ा चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ, लेकिन आपका जो मेजरमेंट है यूनिट के अनुसार चेंज हो गया। आपने एक बार सेंटीमीटर में बताया, एक बार आपने मीटर में बताया, लेकिन उसी टुकड़े का साइज बताया ना, राइट। तो वो तो नहीं बदला। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 मीटर किसके बराबर है 100 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि उस टुकड़े को चाहे आप 100 बार में नापो तब भी वो उतना ही है, चाहे उस टुकड़े को आप 1 बार में नापो तब भी वो उतना ही है। इसलिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसलिए ये चिन्ह कैसा आया, यस इक्वल का साइन आया। अब यहां पर एक चीज पकड़िए, सेंटीमीटर और मीटर दोनों में से बड़ा कौन है? सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है। सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है। तो जब छोटा यूनिट होता है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा आता है। कैसा आता है? बिगेस्ट आता है, बड़ा आता है। और जब न्यूमेरिकल वो यूनिट छोटा होता है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैसा आता है? छोटा। सो फिर से थोड़ा गलत बोल दिया, यूनिट छोटा होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी, और यूनिट बड़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, ताकि ये दोनों आपस में कैसे रहें? इक्वल रहें। तो अब आपको एक रिलेशन समझ में आया होगा। अगर मैं इसको n1 बोलता हूं और इसको u1 बोलता हूं, इसको n2 बोलता हूं और इसको u2 बोलता हूं, ठीक है, तो एक ही चीज का मेजरमेंट है। एक बार u1 में किया और एक बार u2 में किया। u1 में किया तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू n1 आया, और एक बार u2 में किया तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू n2 आया, लेकिन एक ही चीज का मेजरमेंट किया, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, राइट। इतनी बात समझ में आई। अब इसी चीज को हमने इस तरह से लिखा, एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि साइज चेंज तो नहीं हो रहा ना, साइज चेंज तो नहीं हो रहा। अब कॉन्स्टेंट को हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन प्रोपोर्शनेट का साइन लगाएंगे 1 अपॉन, हमने क्या लिख दिया u, 1 अपॉन u। अब इसका मतलब क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी आपने नापी है, अगर उसका यूनिट बड़ा है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, और अगर उसका यूनिट छोटा है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होगी? बड़ी। बस यही रिलेशन आपको याद रखना है। पहले तो आपको क्वांटिटी का फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट, तभी जाके आप उस क्वांटिटी का स्पेसिफिकेशन कर पाओगे, अपनी बात यानी कि इंफॉर्मेशन आप दूसरे तक पहुंचा पाओगे। दूसरी चीज अभी मैंने आपको बताई कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू का यूनिट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का क्या होता है रिलेशन। यूनिट छोटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और यूनिट बड़ा हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, ताकि वो एक दूसरे के इक्वालिटी में आ जाए। जैसे कि आपको ये एग्जांपल दिया, इतनी बात समझ में। तो इसको कहते हैं मेजरमेंट। क्या कहते हैं? मेजरमेंट। तो हम इसी प्रकार से हर एक चीज का मेजरमेंट करेंगे, चाहे वो लेंथ हो, चाहे भले वो मास हो, चाहे वो टाइम हो, कुछ भी हो, उसमें ये दो चीजें तो आएंगी ही आएंगी। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं। चलिए अब हम अपने यूनिट एंड मेजरमेंट को आगे बढ़ाते हैं। हमें किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। तो पुराने टाइम पीरियड में चीज़ों को नापने के लिए कुछ सिस्टम चला करते थे। क्या चलते थे? सिस्टम। तो उन सिस्टम को आज भी हम चलाते हैं। मैं पहले आपको उस सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। सिस्टम ऑफ यूनिट्स या यूनिट बोल दीजिए, ठीक है। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट। आपके 4 तरह के सिस्टम चलते थे। पहले एक सिस्टम चला करता था, इसको हम बोलते थे CGS सिस्टम। क्या कहते हैं? CGS सिस्टम। दूसरा एक सिस्टम चला करता था जिसको हमने नाम दिया FPS सिस्टम। फिर तीसरा सिस्टम चला जिसको हमने नाम दिया MKS सिस्टम। चौथे की अभी हम बात करेंगे। पहले समझ लीजिए जरा,
सीजीएस सिस्टम को मैट्रिक्स सिस्टम भी कहते हैं। मैट्रिक्स सिस्टम का मतलब होता है जिसमें 10 का ही आपको मल्टीप्लाई करना है, 10 से ही आपको डिवाइड करना है, 10 का ही मल्टीप्लाई करना है, 10 से ही डिवाइड करना है, कोई अदर नंबर का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए उसको बोलते हैं मैट्रिक्स सिस्टम। याद रखिएगा, सीजीएस सिस्टम को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स सिस्टम। एक्चुअली में क्या होता था, पुराने टाइम पीरियड में चीज़ों को बड़े फनी तरीके से नापा जाता था, वो मैं भी आपको बताऊंगा। पहले इधर देखिए, सी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। तो बाहर से जो लोग बाग आते थे बिजनेस करने के लिए इंडिया में, तो उन्होंने एक सिस्टम चलाया जिसको एक नाम दिया सीजीएस सिस्टम। तो वो लेंथ को काय में मेजर करते थे? सेंटीमीटर में। ग्राम को काय में मेजर कर, सॉरी, मास को काय में मेजर करते थे? ग्राम में। टाइम को काय में मेजर करते थे? सेकंड में। तो इस तरह से वो तीन चीजों को मेजर किया करते थे। लेंथ को मेजर किया करते थे, मास को किया करते थे, और टाइम को। बताया आपको लेंथ को काय में नापना सीजीएस में, याद रखिए सेंटीमीटर, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ग्राम को काय में नापते हैं? वो। मास को काय में नापते हैं? ग्राम में। और टाइम को काय में नापते हैं? सेकंड में। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद आपका चला एपीएस सिस्टम। एप का मतलब होता है फुट। एपीएस का मतलब क्या होता है? एप का मतलब होता है फुट, और पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकंड। अब मैं आपको बोल रहा था कि पुराने टाइम पीरियड में जो मेजरमेंट करने के जो तरीके थे बड़े फनी तरीके थे। किस तरह के? पहले क्या है, हस्तमीटर चलता था। क्या चलता था? हस्तमीटर। यानी कि किसी चीज की लेंथ हमको नापनी है तो हम हाथ से नापते थे। कैसे नापते थे? हाथ से। उसमें स्टैंडर्ड किसको मानते थे? तो एक प्रजा होती थी, उसमें एक राजा होता था, तो राजा के हाथ को हमने स्टैंडर्ड बना दिया। क्या बना दिया? स्टैंडर्ड। तो उनके हाथ का नाप ले लिया और बस उस हाथ से हमने नापना स्टार्ट कर दिया। अब मान लो वो राजा मर गया, उसकी जगह दूसरा आदमी आ गया, तो दूसरा आदमी आ गया तो उसका हाथ छोटा बड़ा हो सकता है। तो हर साल राजा मरेगा, युद्ध लड़ेगा, और ऐसा ही काम होता रहेगा, मीटर चेंज होते रहेंगे। तो ये कैसा मेजरमेंट है? तो बड़े फनी तरीके से उस समय चलते। उस समय एक चीज भी चलती थी, फुट वहीं से आया है कि राजा के पैर का नाप ले लिया तो वो क्या बन गया? फुट बन गया। अब उसको चलाया, अब राजा युद्ध में मर गया, दूसरा राजा, उसका पैर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। तो इस तरह से वहां पे मेजरमेंट किया जाता था, बट वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं थे। ठीक है, दिस इज फनी स्टोरी। तो उसको ही कहते हैं एपीएस सिस्टम। अच्छा, अभी और बताएंगे इसके बारे में। अब इसके बाद चलिए आपकी एमकेएस, जिसको हम अभी यूज करते हैं। एमकेएस, एम का मतलब होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और के का मतलब होता है किलोग्राम। क्या होता है भैया? किलोग्राम। और एस का मतलब होता है सेकंड। यानी कि आपके पास तीन सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एपीएस सिस्टम है, और एमकेएस सिस्टम है। एक तो ये चीज याद रखनी है। अब इसके बाद इसमें आप एक चीज नोटिस करिए, हमारे पास तीन क्वांटिटीज है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो इन तीनों को मेजर करने के ये सब थे। या तो आप लेंथ नाप लो, या तो आप मास नाप लो, या तो आप सेकंड नाप लो। क्या नेचर में ये तीन ही क्वांटिटी होती है? और भी तो होती है ना। अभी आपने देखा 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। लेंथ होती है, मास होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, करंट होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। उनको भी तो नापना है ना, उनको बेसिक बोलते हैं। अगर उन बेसिक क्वांटिटी को नाप लिया ना, उनका अगर आपने मीटर बना लिया, तो आप दुनिया की कोई भी क्वांटिटी बड़ी आसानी से नाप पाओगे। तो फिर हम लोगों ने चलाया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हमने नाम दिया एसआई सिस्टम। क्या नाम दिया? एसआई सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा याद दिलाने के लिए आपको मैं कुछ बता देता हूं। जैसे एपीएस सिस्टम की बात करें तो आपने देखा 1 फीट क्या होता है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। 1 फुट, 1 फुट जो होता है ना, वो आपका 12 इंच के बराबर होता है। 1 फुट जो होता है ना, कितने इंच के बराबर होता है? 12 इंच के बराबर होता है। तो अगर हम एक फुट को हम ऐसे भी लिखते हैं, डैश लगा के। कैसे लिखते हैं? डैश लगा के। तो ये कितना हो गया? 12 इंच। 12 इंच को कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। तो 1 फुट में कितने इंच होते हैं भैया? 12 इंच होते हैं। 1 फुट में कितने इंच होते हैं भैया? 12 इंच। तो ये याद रखिए। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम बात करें 12 इंच की, किसकी बात करें? 12 इंच। अब 12 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो याद रखिए 30 सेंटीमीटर होते हैं। 30 सेंटीमीटर। तो 12 का आधा कर दोगे तो 6 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे? यस, आपके 15 सेंटीमीटर होंगे। तो जो आपके बैग में स्केल पड़ी रहती है ना, वो 15 सेंटीमीटर की होती है। तो एक्चुअल में वो कितने इंच की है? 6 इंच की है। अगर मैं आपको बताऊं
इंच की बात करें तो 1 इंच कितना बड़ा होता है, तो 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर, लगभग करीब करीब 2.5 सेंटीमीटर को क्या कहा जाता है, 1 इंच कहा जाता है। 2.5 सेंटीमीटर को क्या कहा जाता है, 1 इंच। तो ये कुछ कन्वर्जन आपको याद रखने हैं, ध्यान देने हैं, तो याद कर लीजिए। 1 फुट का मतलब होता है 12 इंच, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। और 1 इंच में कितने होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर, राइट, 2.54 सेंटीमीटर। 12 इंच में, सॉरी ये क्या लिख दी, हाँ 12 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे, 30 सेंटीमीटर, करीब करीब पॉइंट में भी आएगा कुछ, बट हम मान लेते हैं समझने के लिए, याद करने के लिए 30 सेंटीमीटर। और 12 का आधा 6 इंच में कितने होते हैं, 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। अब इसी तरह से इसका बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग प्रभाव भी है और डे टू डे लाइफ में हम बहुत यूज भी करते हैं। जैसे हम फिजिकल के लिए जाते हैं, पीटी टेस्ट के लिए जाते हैं, तो पीटी टेस्ट के लिए जाते हैं, पीटी टेस्ट के लिए जाते हैं तो हमारा मेडिकल होता है, तो उसमें हाइट का मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें हमारी हाइट बताते हैं कई लोग, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ हाइट का जो मेजरमेंट होता है, तो उसमें लिखा 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 8 इंच, ठीक है। 5 फीट 8 इंच का मतलब क्या है, कितने सेंटीमीटर, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो ये क्या है, 5 फीट, तो फीट को सबसे पहले आपको इंच में कन्वर्ट करना है। क्या में कन्वर्ट करना है, इंच में। तो अब आप यहां देखिए 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है, तो 5 फीट किसके बराबर होगा, 60 इंच के बराबर होगा। और उसमें 8 इंच को आपको क्या करना है, ऐड करना है, 68 हो गया, 68 इंच हो गया। अब 68 में से ये जो डैश है, डैश का मतलब क्या है, 1 इंच, यानी कि 68 मल्टीप्लाई 1 इंच में कितने होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर, तो करीब करीब ये 170 सेंटीमीटर आता है। तो जो आपकी हाइट का मेजरमेंट होता है वो इतना होता है। तो एक्चुअल में अगर उसको फुट और इंच में बताया जाए तो वो कितना होता है, 5 फुट 8 इंच। और उसको आप इस तरह से क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। पसंद आया, अगर नहीं आता होगा तो आज आपने सीख लिया। अब हम बात करते हैं MKS सिस्टम की बात करें, तो यहां पर आप देख रहे हैं M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकंड। यानी कि ये जो आपकी CGS सिस्टम है ना, जो CGS सिस्टम है ना, उस CGS सिस्टम का एक बड़ा रूप हमने बनाया। CGS सिस्टम का ही क्या बनाया, बड़ा रूप, जिसको हमने नाम दिया MKS सिस्टम। तो याद रखिए CGS सिस्टम जो है आपका वो मैट्रिक सिस्टम है, तो MKS सिस्टम भी आपका कौन सा सिस्टम है, मैट्रिक। यानी कि इसको भी 10 से ही आपको मल्टीप्लाई करना है और 10 से ही क्या करना है, डिवाइड। अब 10 का मल्टीप्लाई करना क्या होता है, 10 का डिवाइड करना क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा। एनीवे, अब हम बात कर लेते हैं SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में हमने यूनिट बनाए, और वो यूनिट कौन कौन से वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि आप हर एक क्वांटिटी का क्या निकाल सके, यूनिट निकाल सके, ठीक है। तो चलिए अब इसकी बात, चलिए अब हम बात करते हैं SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत सारी जो क्वांटिटी हैं उनको पूरे वर्ल्ड में किस मीटर में मेजर किया जाना चाहिए। यानी कि जो लेंथ को हम इंडिया में जिस चीज में नापते हैं, उसी को अमेरिका में, उसी को इंग्लैंड में, उसी को हर मतलब पूरे वर्ल्ड में उसी मीटर का यूज किया जाना चाहिए। तो उसी को नाम दिया गया है इंटरनेशनल सिस्टम। मास को यहाँ पर हम केजी में नाप रहे हैं, तो यूएसए में भी केजी में नापा जाना चाहिए, इंग्लैंड में भी केजी में नापा जाना चाहिए। तो पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम चलना चाहिए, उसके लिए हमने बनाया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो हमको याद रखना है। देखिए हमको क्या क्या मेजर करना है, हमने आपको बताया कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती है वो 7 टाइप्स की होती है। बस इनको मेजर कर लिया तो दुनिया की सारी क्वांटिटीज को मेजर कर लिया। तो इन्हीं का मीटर हमको बनाना था, इन्हीं का मीटर हमको बनाना था। तो हमने लेंथ का मीटर बनाया, उसको नाम दिया मीटर। क्या नाम दिया, मीटर। और ये मीटर आप पहचानते हो, MKS में पढ़ा था आपने, तो MKS वाला ही मीटर है, MKS वाला ही क्या है, मीटर है, ठीक है। तो लेंथ को काय में नापना है, मीटर में, इसका सिंबल होता है M, याद रखिएगा। मास को काय में नापना है, किलोग्राम में, इसका सिंबल होता है kg। टाइम को काय में नापना है, सेकंड में, इसका सिंबल होता है S। टेम्परेचर को मेजर करेंगे हम केल्विन में, काय में, केल्विन में। डिग्री सेल्सियस में भी करते हैं लेकिन हमारा स्टैंडर्ड क्या है, केल्विन। ओके, तो केल्विन के लिए हमने यूज करना है, K यूज करना है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट के लिए हमको यूज करना है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट, ये फैन जो चल रहा है, ये बल्ब जो चमक रहा है, ठीक है, ट्यूबलाइट जल रही है, फ्रिज चल रहा है, तो उनमें क्या फ्लो हो रही है, करंट। और करंट को काय में नापते हैं, एम्पियर में, राइट। अच्छा, एम्पियर को हम लिखना है A। अब लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी इसका मतलब क्या है, आपने एक मोमबत्ती को जलाया, उससे कुछ लाइट बाहर निकली, तो उसकी चमक क्या है, उसकी ब्राइटनेस क्या है, उसको हम इंटेंसिटी कह रहे हैं। अगर उसकी कम ब्राइटनेस होगी तो हम कहेंगे कम इंटेंसिटी है, उसकी ज्यादा ब्राइटनेस होगी तो हम कहेंगे उसकी ज्यादा इंटेंसिटी है। तो चमक को ही हमने क्या नाम दिया है, यस।
लुमिनस इंटेंसिटी, और उस चमक को भी हम नापना चाहते हैं, उस चमक को भी हम क्या करना चाहते हैं, नापना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए हमने बनाया कैंडेला, कैंडल से जो शब्द आया तो कैंडेला, राइट। और इसके लिए CD यूज करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं मोल, यूनिट क्या यूज करते हैं, मोल, एक फिक्स नंबर को बताने के लिए मोल, और इसका सिंबल होता है MOL, ठीक है। प्लेन एंगल की बात करें, प्लेन एंगल का जो फॉर्म वो बनाया गया यूनिट, SI यूनिट, उसको हम बोलते हैं। अच्छा, पहली चीज तो ये कौन सी क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री। तो याद रखिए 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और 2 टाइप्स की सप्लीमेंट्री, यानी कि इन सब क्वांटिटीज को मेजर करने के बाद लास्ट में फिर हम लोगों ने जब पूरी मीटिंग की, सभी साइंटिस्टों ने, दुनिया भर के साइंटिस्टों ने मीटिंग की, तो उन्होंने कहा कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है मैं आपको बताता हूँ कि नेचर में और भी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हमको नापना अनिवार्य है, मतलब उनको भी मेजर किया जा सकता है। देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, इन दोनों ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसी है, सेम लेंथ है भाई, ठीक है। इनका मास भी कैसा है, सेम, तो मास भी सेम है, लेंथ भी सेम है। अब मैंने ऐसे किया, क्या इनकी लेंथ चेंज हो रही है, क्या इनका मास चेंज हो रहा है, फिर भी इनके बीच में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। वो जो चीज चेंज हो रही है उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइन, यानी कि इन दोनों के बीच का झुकाव चेंज हो रहा है। इस झुकाव के लिए हम शब्द क्या यूज करते हैं, एंगल। तो फिर हम लोगों ने 2 एंगल बनाए, एक को बोलते हैं प्लेन एंगल, जो प्लेन पर बने, कहां बने, प्लेन यानी कि सरफेस पर बने, और सॉलिड एंगल जो कहां बने, स्पेस में बने, कहां बने, स्पेस में। अभी आपको बताएंगे थोड़ा सा। प्लेन एंगल की बात करें, इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन, क्या होता है भैया, रेडियन। और सॉलिड एंगल की बात करें तो इसका इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन, और इसका सिंबल हमने रखा RAD, और इसका सिंबल हमने रखा SR, ठीक है भैया। तो आपकी 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनके ये यूनिट आपको अच्छे से याद रखने हैं, सिंबल आपको याद रखने हैं। और 2 टाइप्स की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, उनके ये यूनिट याद रखने हैं आपको, और ये उनके वो याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि प्लेन एंगल किसको कहना है। देखिए ये आपके सामने एक प्लेन है, क्या है भैया, प्लेन का मतलब आपने मार्केट से एक पिज्ज़ा मंगाया, क्या मंगाया भैया, पिज्ज़ा। अब इस पिज्ज़ा को आपने ऐसे कट कर दिया, और कट करके आपको ये वाला हिस्सा निकाल कर आपको दे दिया। अब ये वाला हिस्सा आपने अपने भाई के हिस्से से कंपेयर किया, आपने बोला अरे नहीं ये उसका हिस्सा तो बड़ा है, मेरा हिस्सा छोटा है। तो आप क्या चीज देख रहे हैं, उस पिज्जा में क्या चीज देख रहे हैं, उसकी थिकनेस कम है, लेकिन ये 2 लाइनों के बीच में एक पिज्जा छोटा है, एक पिज्जा बड़ा है, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, क्या देख रहे हैं, यस ये एंगल देख रहे हैं। और ये एंगल देखकर आप बता रहे हैं कि ये पिज्जा का साइज बड़ा है और ये छोटा है। तो ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। जो आपका पिज्जा है वो प्लेन है, कम थिकनेस है, मान लीजिए वो प्लेन है, और उसको आपने बीच में से काट दिया, तो ये जो एंगल बनेगा प्लेन में बन रहा है ना, इसलिए प्लेन एंगल। क्या नाम दे दिया इसको, प्लेन एंगल। तो ये प्लेन एंगल। अच्छा, प्लेन एंगल का रिलेशन क्या होता है, तो देखिए ये यहां से ये सेंटर हो गया, ये सेंटर से इसको रेडियस बोल दिया। अब रेडियस से इस पॉइंट से हमने प्रोटेक्टर आप देखा है इसे चलाया, तो हमने इस पे क्या बनाया, आर्क बनाया, क्या बनाया, आर्क बनाया। और उस आर्क को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, एस नाम दे दिए, सपोज एस। तो थीटा, आर्क और रेडियस, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, तो आपने पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क अपॉन क्या होता है, रेडियस होता है। तो एंगल थीटा हो गया, आर्क अपना एस हो गया, और रेडियस कितना हो गया, आर हो गया, राइट। तो ये रिलेशन आ गया। अब ये जो थीटा होता है वो आपका काय में होता है, रेडियन में होता है। थीटा जो होता है वो आपका काय में होता है, रेडियन में होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि 1 रेडियन किसको कहेंगे, 1 रेडियन किसको कहेंगे। तो 1 रेडियन के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपकी रेडियस है, ये जो आपकी रेडियस है, इसको किसके बराबर कर देना है, आर्क के इक्वल कर देना है। किसके इक्वल कर देना है, आर्क। तो थीटा आपका कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 1 रेडियन। यानी कि 1 रेडियन वो एंगल है जिसमें जितना बड़ा रेडियस है ना उतना ही बड़ा क्या होना चाहिए, आर्क। जितना बड़ा रेडियस है ना उतना ही बड़ा, अगर आप आर्क खींच दोगे तो इन 2 लाइनों के बीच में जो एंगल सबटेंड होगा यहां पर, उसको क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। तो ये 1 रेडियन होता है, ये 1 रेडियन की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, एक और चीज इसमें आप याद रखिए, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। और 2 पाई रेडियन की बात करें तो ये होता है 360। तो अगर 2 को नीचे भेज दोगे तो ये आप अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 180। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, रेडियन को डिग्री में चेंज करने का और डिग्री को रेडियन में।
तो अगर हम बात करें 1 डिग्री की बात करें, यहाँ से किसकी बात करें, 1 डिग्री की, तो 180 सॉरी पाई अपन कितना हो जाएगा 180 रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, इतने रेडियन होता है, और पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, इतने रेडियन होता है। तो अब मैंने आपको लिखा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आप समझते ही होंगे क्या होता है, पाई/2 रेडियन। ठीक है, इस तरह से 30 डिग्री क्या होता है, पाई/6। तो इस तरह से आपको पता होगा कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया। लेकिन आपको ये 2 फीचर्स याद रखने हैं, 2 पैराग्राफ आपको याद रखने हैं कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 के, 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है यस 360 के। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये किसके बारे में हो गया, यस प्लेन एंगल के बारे में। समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। तो सॉलिड एंगल के लिए थोड़ा सा मैं इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है भाई, रब कर लिया मैंने ये। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गर्मी पड़ रही है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम आप लेकर आए। ठंडी ठंडी आप आइसक्रीम जब लेकर आते हो तो वो जो आइसक्रीम होती है उसका शेप पिज्जा जैसा होता है, लेकिन गोल होती है, ऐसे सॉलिड होती है। क्या होती है, सॉलिड, ऐसे बड़ी आती है। आप लेकर आए आइसक्रीम, क्या लेकर आए, आइसक्रीम। तो ये जो आइसक्रीम का जो सरफेस है ना, ये वाला जो सरफेस है ना, और यहाँ से ये 2 लाइनें जा रही हैं, एक्चुअल में ये 2 खींची हैं, यहाँ से भी लाइन जा रही है, पीछे से भी जा रही है, चारों तरफ से जो लाइन जा रही है ना, इस पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करेंगी ना, उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे भैया, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है उसको ओम किया जाता है। ये सिंबल है जो आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस में जो यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओम। तो ये सिंबल है। अगर आप चाहो तो इसके लिए ओमेगा भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, ओमेगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड एंगल। अच्छा, अब अगली चीज सुनिए, इसका रेडियस कितना है r, और इस सरफेस का एरिया हमने मान लिया dA। अच्छा, इसको मैं dw मान लेता हूँ या d ओमेगा मान लेता हूँ, डन। ठीक है, तो ये d ओमेगा हो गया। अब ये सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला हमने बनाया ना, वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से हमने ये फॉर्मूला बनाया कि इसका सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर अगर आप कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, यस सॉलिड एंगल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सॉलिड एंगल। अच्छा, अगर मैं बात करूं, जैसे ये पूरा एक फुटबॉल है आपके सामने, ये फुटबॉल में से ये मैंने कोन निकाली थी। क्या निकाली थी, कोन। तो आपका ये फॉर्मूला बना, अगर मैं इस पूरे फुटबॉल की बात करूं तो उसमें ये भी एक कोन है, ये भी एक कोन है, ये भी एक कोन है, ये भी कोन है, सारे कोन है। तो सारे कोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर दें। क्या करते हैं, ऐड कर दें। तो अगर आप सारे कोनों को ऐड कर दोगे तो आपका टोटल एंगल होगा ओमेगा, टोटल एंगल होगा ओमेगा। और ये जो पूरा सरफेस बन रहा है उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितनी होगी, आर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा कितना हो गया, 4 पाई। तो याद रखिए, एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल सबटेंड होता है स्पेस में, ये स्पेस में एक पॉइंट है, इसने चारों तरफ एक फुटबॉल बना के रखी हुई है, तो उस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल सबटेंड होगा ना, वो कितना होगा, 4 पाई होगा। कितना होगा, 4 पाई। तो ये है आपका सॉलिड एंगल। तो आज की क्लास में हम लोग ने यहाँ तक स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और डिटेल में और नई नई चीज़ें बताने वाला हूँ। यदि क्लास पसंद आए तो दिल से लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस चैनल पर भरोसा करना। आपको बहुत डीप में बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप जुड़े रहेंगे ना तो 101% आप नीट निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।